नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी ने अध्याय 17 में भाग 2 तक देखा। भाग 2 में हमने आपको श्वसन तंत्र, मानव के श्वसन तंत्र के बारे में बताया था। अब उसके आगे के टॉपिक्स यानी श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है, कितने चरणों में पूरी होती है, इसके बारे में हम भाग 3 के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक ही है आपका मानव में श्वसन के चरण। आप हेडिंग डालेंगे श्वसन के चरण। कितने स्टेप्स में श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है। तो कुल 5 स्टेप्स होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनमें सबसे पहला जो आता है वो है श्वासोच्छ्वास। आप पता है श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं, आपको पता है। मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में आपको बताया था। श्वासोच्छ्वास यानी सांस लेना, ब्रीदिंग, सांस लेना, वायु को अंदर खींचना, वायु को बाहर छोड़ना, इसी को कहते हैं सांस लेना। साइंटिफिक टर्म में श्वासोच्छ्वास, इंग्लिश में ब्रीदिंग कहते हैं। श्वसन का जो पहला चरण होता है वो यही है, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। श्वासोच्छ्वास के दौरान वायुमंडलीय ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर खींचना तथा कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर कूपिका वायु को बाहर छोड़ना, ये सबसे पहला स्टेप होता है श्वसन का, जिसमें हम वायुमंडलीय ऑक्सीजन युक्त तो वायु को अंदर खींचते हैं और फिर हम बाहर निकालते हैं। दूसरा स्टेप, कूपिका तथा रक्त के बीच गैसों का विसरण, ये दूसरा स्टेप है। हम जो सांस लेते हैं, जो भी वायु हम खींचते हैं, वो कहाँ जाती है, मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले टॉपिक में। लंग्स से होते हुए आखिरी पॉइंट लंग का क्या है, कूपिका, वायु कूपिका यानी एल्वियोलाई में प्रेजेंट एल्वियोलर सैक। तो वायु कूपिका में जब वो गैस पहुँचती है तो वहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि रक्त वाहिनियों का जाल बिखरा होता है और वहीं से वो ऑक्सीजन हमारे रक्त में जाती है। तो दूसरा स्टेप ये होता है कि कूपिका से गैसों का विसरण किसमें, रक्त में। गैसों का विसरण रक्त और कूपिका दोनों में होता है, आगे आपको बताया जाएगा। ये चलिए थोड़ा सा आपको इंट्रो करा देते हैं। मैंने आपको बताया था कि लंग्स में प्रेजेंट एल्वियोलाई, छोटी छोटी बल्ब्स जैसी संरचना होती है जिसे हम वायु कूपिका कहते हैं। एल्वियोलाई में प्रेजेंट एल्वियोलर सैक, यहाँ पर जो वायु होता है उसमें गैसों का एक्सचेंज होता है। यहाँ से जो गई रक्त वाहिनियाँ हैं, मान लीजिए ये रक्त वाहिनी है, इसमें प्रेजेंट जो रक्त है उसके बीच और कूपिका के बीच गैसों का एक्सचेंज होता है, गैसों का विसरण होता क्या है। जो यहाँ पर बाहर से आई हुई ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन रक्त में चली जाती है और त्वचा की कोशिकाओं द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त द्वारा लाई जाती है वो कूपिका में चली जाती है। बात को समझिएगा, एकदम याद कर डालिएगा। अब देखिए गैसों का विसरण, बहुत सारे गैसों का विसरण होता है, लेकिन हमें जो मुख्य है वो 2 पढ़ने हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ऐसा नहीं होता कि और भी गैसें हमारे शरीर में नहीं आती हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में। अगर वो गैसें वातावरण में ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है तो हमारे शरीर में चली जाती हैं, ठीक है। तो जैसे आपने पढ़ा होगा भोपाल गैस त्रासदी में, आखिर उस गैस ने, मिथाइल आइसोसाइनेट ने कैसे मनुष्यों को मारा था, जब वो शरीर के अंदर गया तभी तो उसी तरीके से गैसों का एक्सचेंज होता है और भी गैसों का एक्सचेंज होता है। लेकिन हमें यहाँ पर जो पढ़ना है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ना है, हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है।
वायु कूपिका में जो गैस पहुंचती है, वायु मतलब जो भी हम वातावरण से गैस लेते हैं अंदर, उससे ऑक्सीजन रक्त में चला जाता है कूपिका के माध्यम से। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया? वो त्वचा की कोशिका से निकलता रहता है। कैसे निकलता है वो आगे आपको बताया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी कोशिकाओं से निकलता रहता है, ऐसा नहीं होता है। अब ये जैसा हम लोग बचपन में जो पढ़ते थे तो हमें ये बताया जाता था कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो हमें क्या लगता था कि जो वातावरण में गैस है उसमें से हम ऑक्सीजन छान लेते हैं, वो ले लेते हैं, उसी वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसे हम छोड़ देते हैं। ये बात गलत है। कहीं थोड़ी हद तक सही है, लेकिन पूर्ण रूप से ये सही नहीं है। अगर आपसे कोई पूछता है जो आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो वो कहाँ से आता है, तो आप कहोगे हमारी शरीर की कोशिकाओं से उत्पन्न होता है। आपको मैंने इससे पहले भी टॉपिक में बताया था कि जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, तो उस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी कोशिकाओं में मुक्त होता रहता है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर में कोई यूज नहीं है, इसलिए हमारे रक्त द्वारा वो कूपिका तक पहुंचाया जाता है। देखिए CO2 कूपिका तक पहुंचाएगा और कूपिका से फिर लंग से होते हुए बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेप है कूपिका तथा रक्त के बीच गैसों का विसरण। तीसरा स्टेप जो आता है वो है रक्त द्वारा गैसों का परिवहन। रक्त द्वारा गैसों का परिवहन। चौथा, ऊतक व रक्त के बीच गैसों का विसरण। और फिर आखिरी जो पांचवा चरण आता है वो ये अपचयी क्रिया, यानी एनाबॉलिक रिएक्शंस के लिए कोशिका द्वारा या कोशिकाओं द्वारा, सभी कोशिकाओं द्वारा होता है, तो कह सकते हैं कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग व CO2 का उत्पन्न होना। ये आपका 5 चरण है जिसमें पूरा श्वसन क्रिया संपूर्ण हो गया। पहले में क्या होता है, जो हम वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन युक्त वायु है उसको हम अंदर खींचते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम निकाल देते हैं। जो हमने लिया था कूपिका में ऑक्सीजन जो पहुंचा है उसे हम रक्त में छोड़ देते हैं, ये हमारा रक्त है, उस रक्त में चला जाता है। और साथ ही साथ रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कूपिका में चला जाता है और कूपिका से होते हुए बाहर निकल आता है, यहाँ से होते हुए बाहर निकल आता है। फिर तीसरा चरण आता है रक्त द्वारा गैसों का परिवहन। अब जो ऑक्सीजन इन रक्त द्वारा लिया गया है वो समस्त कोशिकाओं में पहुंचाया जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन या गैसों का परिवहन। क्योंकि बहुत सारे गैसेस का परिवहन होता है, लेकिन हमें बार बार यही कहेंगे, हमें यहाँ पर सिर्फ अभी ऑक्सीजन के बारे में पढ़ना है। फिर जो रक्त जो गैस को लेके गया है वो हमारी ऊतक तक पहुँचा। ऊतकों तक गैसों के बीच क्या होता है, रक्त और ऊतक के बीच गैसों का विसरण होता है। यानी अब जो रक्त यहाँ पर आया है, अब यहाँ की कोशिकाओं और रक्त के बीच जैसे यहाँ पर हो रहा है वैसे वहाँ पर विसरण होता है। ऊतक के पास ऑक्सीजन कम है तो रक्त से ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, ऊतक में। और ऊतक में चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ऊतक में ज़्यादा होती है, रक्त में कम। तो ऊतक से कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में चला जाता है। ध्यान से सारी बातों को सुनिएगा। कूपिका से ऑक्सीजन लिया रक्त ने, तो ऑक्सीजन किसके पास ज़्यादा है, रक्त के पास। अब हमने बताया कि ऊतक से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा किसके पास ज़्यादा है, ऊतक के पास। तो अब एक्सचेंज किसके पास होगा, जिसके पास ज़्यादा चीज़ें होती हैं वो कम वाले को दे देता है। यानी इसके पास ऑक्सीजन ज़्यादा है, ये अपना ऑक्सीजन किसको दे देगा, ऊतक को। इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, यह अपना कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे देगा, रक्त को।
अब ये रक्त जो है वो ऑक्सीजन इनको देकर फिर वापस लौटेंगे, किसको लेकर? कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर हमारे लंग्स तक आएंगे और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देंगे। समझ में आया? पांचवा, अपचयी क्रिया। आपने पढ़ा है कि अपचयी क्रिया मतलब एनाबॉलिक रिएक्शन जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, उन क्रियाओं में जब इस ऑक्सीजन का उपयोग होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। तो ये 5 स्टेप है जिनमें श्वसन पूर्ण होती है। इनमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 जो स्टेप होते हैं इसे हम कहते हैं बाह्य श्वसन। इस 4 स्टेप को हम कहते हैं बाह्य श्वसन या एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। ये बार बार नहीं आता ये टर्म, इसलिए तुरंत यहीं पर आप इसको रटेंगे। इन 5 स्टेप को याद करेंगे और याद करने के बाद आप कहेंगे ये जो 4 प्रक्रिया होती है उसे हम बाह्य श्वसन कहते हैं, यानी ऑक्सीजन का वातावरण से लेना और रक्त के माध्यम से ऊतक तक पहुंचाना, बाह्य श्वसन। अब जो कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग होगा, ये आखिरी 5वां स्टेप, ये कहलाता है अंतः श्वसन। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनल रेस्पायरेशन। तुरंत याद करिए इसको कि बाह्य श्वसन किसे कहते हैं और अंतः श्वसन किसे कहते हैं। बाह्य श्वसन यानी ऑक्सीजन को वातावरण से लेकर शरीर के ऊतकों तक पहुंचाना, बाह्य श्वसन 4 स्टेप में यही होता है। या आप 4 स्टेप ऐसे याद कर सकते हैं। जो 5वां स्टेप है उसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है कहाँ पर? कोशिका के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अंतः श्वसन या इंटरनल रेस्पायरेशन। क्लियर है? ये बस यहीं पर आता है ये 2 टॉपिक, बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन। इसलिए आपको यहीं पर ये दोनों टॉपिक याद करना है, बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन के बारे में। लेकिन एक कन्फ्यूजन जो होता है बार बार, इसलिए हम कहते हैं इंग्लिश पे ज़्यादा जोर दीजिए, इंग्लिश वर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए, समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी लिखा है अंतः श्वसन, यहाँ पर भी लिखा है अंतः श्वसन, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है। यहाँ पर अंतः श्वसन का मतलब होता है इंटरनल रेस्पायरेशन, यानी कि ऑक्सीजन का कोशिका के अंदर उपयोग। आप इंग्लिश को ध्यान रखेंगे, इंटरनल रेस्पायरेशन में मतलब क्या होता है? कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग। लेकिन यहाँ पर देखिए अंतः श्वसन को इंस्पायरेशन कहा गया है। अब हम पढ़ेंगे आगे कि श्वसन की क्रिया कैसे होती है और कैसे उसका नियंत्रण होता है। तो ये अंतः श्वसन अलग है, ये अंतः श्वसन वर्ड अलग है। दोनों की हिंदी पता नहीं क्यों सेम रखी गई है, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको इससे इंग्लिश से डिफरेंस करना होगा। तो इंग्लिश इसका कह रहा है इंटरनल रिस्पायरेशन, ये रिस्पायरेशन को बता रहा है, और ये इंस्पायरेशन, इसका मतलब पता है क्या होता है? अंतः श्वसन, सांस को अंदर खींचना। अभी जो हमने किया ना, सांस को अंदर खींच रहे हैं, इसे हम कहते हैं अंतः श्वसन, इंग्लिश में इंस्पायरेशन। अब सांस को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? निःश्वसन, यानी एक्सपायरेशन। अब इन वर्ड का आप मतलब अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ये और ये अलग हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ये जो शब्द आए हैं बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इतना लिखने के बाद लिखेंगे, 5 चरण लिखने के बाद लिखेंगे कि उपरोक्त चरणों में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 चरण बाह्य श्वसन एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कहलाते हैं, तथा आखिरी 5वां चरण अंतः श्वसन यानी इंटरनल रेस्पायरेशन कहलाता है। बस ये हो गया श्वसन के चरण। अब आप पढ़ेंगे अगला टॉपिक, श्वसन की प्रक्रिया और उसका नियंत्रण। मानव में सांस लेने की प्रक्रिया एवं इसका नियंत्रण। देखिए,
जो हम सांस लेते हैं 2 प्रोसेस में कंप्लीट होता है। श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग 2 चरणों में कंप्लीट होता है, अंतःश्वसन और निःश्वसन। अंतःश्वसन जिसमें हम वायु को अंदर खींचते हैं, और निःश्वसन यानी बाहर छोड़ना, वायु को बाहर छोड़ना निःश्वसन कहलाता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, समझते चलेंगे और लिखते भी चलेंगे। श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग एक यांत्रिक क्रिया है। यांत्रिक क्रिया यानी मैकेनिकल प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस है जो 2 चरणों अंतः श्वसन यानी इंस्पायरेशन व वाय श्वसन एक्सपायरेशन में पूर्ण होती है। अब समझते हैं अंतःश्वसन में क्या होता है और वायु श्वसन में क्या होता है। इसको वायु श्वसन नहीं कहेंगे, सॉरी, निःश्वसन, इसको निःश्वसन कहते हैं, एक्सपायरेशन, निःश्वसन। आगे आप लिख सकते हो, समझते याद करते चलेंगे। अंतःश्वसन में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, जिससे वायु बाहर से खींचकर फेफड़े में भर जाती है। जबकि निःश्वसन में वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, जिससे वायु फेफड़े से बाहर निकल जाती है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप समझ सकते हैं कि आपने एक हॉर्न देखा होगा जो आइसक्रीम वाले लगाए रहते थे, उसको जब दबाते थे, प्रेस करते थे तो आवाज़ निकलती थी, मतलब कि उसके अंदर जो वायु भरा होता वो बाहर निकल जाता था। जैसे ही हम उसको रिलीज करते थे, छोड़ते थे, फिर वो फूल जाता था। सेम इसी तरीके का प्रोसेस हमारे लंग्स में होता है। जब हम सांस लेते हैं तो अंदर चली जाती है वायु, लेकिन सांस लेने में हम थोड़ी मेहनत करते हैं ना, है ना, लेकिन क्या इसको हम थोड़ी देर तक रोक सकते हैं? नहीं, ये खुद ब खुद निकल जाएगा, है ना, थोड़ी देर बाद वो बाहर निकल आता है। इसको हम ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकते। यानी ये जो 2 प्रोसेस होती हैं, अंतःश्वसन और निःश्वसन, इनमें से जो अंतःश्वसन होती है वो एक सक्रिय प्रक्रिया है, एक्टिव प्रोसेस, लेकिन ये निश्चेष्ट प्रक्रिया है। मतलब ये आप इसको ज़्यादा देर रोक नहीं सकते, ये खुद ब खुद हो के रहेगा हर हाल में। अगर आपने अंतःश्वसन किया है तो ये निःश्वसन खुद ब खुद यानी पैसिव प्रोसेस में हो जाएगा। तो जब हम अंतःश्वसन सांस लेते हैं तो उस समय क्या होता है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। ये पूरा का पूरा कहलाता है वक्ष गुहा, और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है किसके दौरान? अंतःश्वसन के दौरान। तो ये जब बढ़ता है तो बाहर की वायु खींचकर अंदर चली जाती है,
और जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं, ये रिलैक्स होता है, तो ये वक्ष गुहा का आयतन, अभी हम सांस लेते हैं, देखिए ये चीज़ फूल गया। जब छोड़ते हैं यानी निःश्वसन के दौरान क्या होता है, वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, जिससे अंदर भरी वायु बाहर निकल जाती है। तो अब यहाँ पर ये चीज़ आपने समझ लिया कि अंतःश्वसन निःश्वसन में होता क्या है। तो अंतःश्वसन में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, जो कि एक सक्रिय प्रक्रिया है। निःश्वसन में वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, जिससे वायु बाहर निकल जाती है। ये एक निश्चित या पैसिव प्रक्रिया है। यहाँ पे हमने एक ही व्यक्ति को दो रूप को दिखाया है, जिसमें एक बार वो इंस्पायरेशन करता है, दूसरी बार एक्सपायरेशन करता है। जब इंस्पायरेशन यानी अंतःश्वसन करता है तब क्या होता है, चेस्ट एक्सपैंड्स। चेस्ट एक्सपैंड्स मतलब उसकी जो छाती है, सीना है, वो फैल जाता है। और इस दौरान क्या होता है, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है, अंतःश्वसन और निःश्वसन दोनों में कौन सी पेशी वर्क करती है और भी कौन सी पेशियाँ, कौन कौन सी पेशियाँ वर्क करती है, ऐसे लिखेंगे स्टार बना के। अंतःश्वसन व निःश्वसन में निम्न पेशियाँ कार्य करती हैं। निम्न पेशियाँ यानी मसल्स कार्य करती हैं। कौन कौन सी? एक है आपका डायाफ्राम, दूसरा अंतरापरशुक पेशियाँ। अंतरापरशुक पेशियाँ, डायाफ्राम भी पेशी ही है। इंटरकॉस्टल मसल्स, ये दो प्रकार के होते हैं अंतरापरशुक पेशियाँ। एक होती हैं वाय अंतरापरशुक पेशी, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। दूसरा होता है अंतरापरशुक पेशियाँ, अंतरापरशुक पेशी। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। श्वसन या सांस लेने की प्रक्रिया में दो पेशियाँ कार्य करती हैं, एक डायाफ्राम जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और दूसरा अंतरापरशुक पेशी इंटरकॉस्टल मसल। इंटरकॉस्टल मसल यानी अंतरापरशुक पेशी दो प्रकार का होता है, एक वाह्य और दूसरा अंतः। तो ध्यान देंगे, वाह्य जो होता है वो रिब्स के बाहर होता है और अंतरापरशुक पेशी जो होता है रिब्स के अंदर होता है। ये जो पेशी है अंतरापरशुक पेशी, ये रिब्स को चारों तरफ से घेरे होती हैं। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये लाल कलर की पेशी, ये जो है वो है आपका डायाफ्राम, लिखा हुआ है डायाफ्राम। कौन है? ये पेशी, ये जो हमारी लंग्स हैं उसके जस्ट नीचे स्थित होती है और ये हमें श्वसन में हेल्प करती है। होता क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया अभी नीट 2020 में ही पूछा गया था कि निःश्वसन के दौरान, या निःश्वसन नहीं था, अंतःश्वसन था, अंतःश्वसन के दौरान कौन कौन सी पेशियाँ कार्य करती हैं या कौन सी संकुचित होती हैं, कौन सी रिलैक्स्ड होती हैं। देखिए दो वर्ड आता है, एक होता है उसका इंग्लिश हिंदी मीनिंग मैं भूल रहा हूँ, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट होना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब संकुचित होना, संकुचित, और दूसरा शिथिलन। हाँ ठीक है, शिथिलन, इसकी भी हिंदी आ गई,
कॉन्ट्रैक्ट मतलब संकुचित होना, और रिलैक्स्ड मतलब शिथिल होना, रिलैक्स्ड। देखिए पेशियाँ कैसे कार्य करती हैं, पेशियाँ दो चीज़ों पर कार्य करती हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स्ड होना। जब हम ये हाथ को ऐसे ऊपर इधर ऐसे करते हैं या ऊपर की तरफ घुमाते हैं तो ये यहाँ की जो पेशियाँ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तब इसको खींच के ऊपर कर देती हैं। जब हम इसको पुनः वैसे छोड़ देंगे तो कहते हैं कि यहाँ की पेशी क्या हो गई, रिलैक्स्ड हो गई। ठीक, हाथ ऐसे हम छोड़ दिए, यहाँ की पेशी रिलैक्स हो गई। देखिए पेशियाँ शरीर के सब जगह पर स्थित हैं, जो आपको रेड लाइनिंग की तरीके से दिखाई देती है, सब पेशियाँ ही हैं जो अंदर आपको दिखाई देंगी। तो इसमें जब हम पूरे हाथ को ऊपर उठाते हैं तो यहाँ की पेशी कार्य करती है। जब हम उठाए हुए हैं तो यहाँ की जो पेशी है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है, कॉन्ट्रैक्ट यानी संकुचित हुई है। अगर हम इसको ऐसे छोड़ दें तो यहाँ की पेशी शिथिल हो गई यानी रिलैक्स्ड हो गई। पुनः उसी स्थिति में पेशी का आना शिथिलन कहलाता है, और उसकी स्थिति से अलग स्थिति में कर देना संकुचन कहलाता है, कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। जो अंतःश्वसन की प्रक्रिया होती है, जब हम सांस को अंदर खींचते हैं, इसमें वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। तो इसमें कौन कौन सी पेशी कार्य करती है, डायाफ्राम कार्य कर रही है, और देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अंतःश्वसन में कौन कौन सी पेशी कार्य करती है, डायाफ्राम कार्य करती है, और बाह्य अंतरापरशुक पेशी यानी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स वर्क करती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था इसी तरीके से कि अंतःश्वसन में क्या होता है। तो अंतःश्वसन में डायाफ्राम संकुचित हो जाता है, बाह्य अंतरापेशीपरशुक संकुचित हो जाता है। तो जब सबसे पहले डायाफ्राम में संकुचन होता है, तो डायाफ्राम में जब संकुचन होता है तो सामान्य स्थिति से ऊपर उठ जाता है। डायाफ्राम सामान्य स्थिति अभी यहाँ पर है, जब हम सांस लेते हैं तो ये और ऊपर हो जाता है। इससे क्या होता है, जो हमारी रिब्स हैं, छाती की हड्डियाँ जिसे कहते हैं, हिंदी में रिब्स को पता नहीं क्या कहते हैं, बाद में बताएंगे आपको। तो उसमें ये जो हड्डियाँ हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं। स्टर्नम जो यहाँ पर सिंगल बोन है वो भी ऊपर की तरफ उठता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और वायु बाहर से खींचकर अंदर चली आती है। तो यहाँ पर दो मसल्स कार्य करते हैं। अंतःश्वसन के दौरान डायाफ्राम में संकुचन होता है, और बाह्य अंतरापरशुक पेशियाँ जो इसके बाहर, रिब्स के बाहर जो पेशियाँ होती हैं वो संकुचित हो जाती हैं, संकुचित हो जाती हैं। यहाँ पर लिखा है डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी डायाफ्राम संकुचित हो जाता है। साथ ही साथ इस पे जो आपके जो मसल्स हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ये भी क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है। जो दूसरा प्रोसेस आता है निःश्वसन, ये निःश्वसन। निःश्वसन में क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो डायाफ्राम और बाह्य अंतरापरशुक पेशी संकुचित हुआ है। जब हम छोड़ते हैं तो डायाफ्राम शिथिल अवस्था में चला गया, रिलैक्स, अपनी पुनः पोजीशन में चला गया। और तब कौन संकुचित होता है, अंतः अंतरापरशुक पेशी। यानी निःश्वसन के दौरान कौन कार्य करता है, तो निःश्वसन के दौरान डायाफ्राम कार्य करता है और अंतरापरशुक पेशी कार्य करता है। ठीक है, निःश्वसन के दौरान डायाफ्राम शिथिल हो जाता है, ध्यान रखेंगे, संकुचित नहीं होता। डायाफ्राम का संकुचन तो होता है जब अंतःश्वसन होता है, निःश्वसन के दौरान डायाफ्राम शिथिल हो जाता है अपने पुनः पोजीशन में। जैसे इस पोजीशन में था, संकुचित होकर ऊपर उठा, फिर अपनी पोजीशन में आ गया, तो उसे हम कहते हैं शिथिल हो जाना। तो डायाफ्राम निःश्वसन के दौरान शिथिल हो जाता है, और ये जो अंतः अंतरापरशुक पेशी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक, और साथ ही साथ ये जो है बाह्य अंतरापरशुक पेशी, ये रिलैक्स हो जाते हैं। तो आपने समझा कि अंतःश्वसन और निःश्वसन किस प्रकार से कार्य करती हैं। अंतःश्वसन में डायाफ्राम और बाह्य अंतरापरशुक पेशी संकुचित होता है, निःश्वसन में डायाफ्राम शिथिल हो जाता है और अंतः अंतरापरशुक पेशी संकुचित हो जाता है। ठीक, रिब्स, ये जो हड्डियां हैं ना, इन्हें हम रिब्स कहते हैं। इसको हिंदी में हम पसली कहते हैं, हड्डी पसली एक कर देंगे जो कहते हैं ना। ये जो आप हड्डियां देख रहे हैं ग्रीन कलर से, इन्हें इंग्लिश में रिब्स कहते हैं। अभी मुझे याद आ गया, उसको हिंदी में कहते हैं पसलियाँ। तो आप इसमें आप लिखेंगे पॉइंट,
इतना लिखने के बाद आप ये लिखेंगे कि अंतःश्वसन व निःश्वसन में निम्न पेशियां कार्य करती हैं, डायाफ्राम और अंतरापरशुक पेशी, वाय अंतरापरशुक पेशी और अंतरापरशुक पेशी। अब अगले लाइन से लिखेंगे हेडिंग डालकर अंतःश्वसन यानी इंस्पायरेशन, और इसमें लिखेंगे अंतःश्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है यानी एक्टिव प्रोसेस है, जिसमें वायु बाहर से फेफड़े में भर जाती है। आगे लिखेंगे इस दौरान डायाफ्राम में संकुचन होता है तथा साथ ही साथ वाय अंतरापरशुक पेशी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल में भी संकुचन होता है। फलस्वरूप पसलियां ऊपर उठकर स्टर्नम को कुछ आगे बाहर की तरफ खिसकाती हैं। अतः इन प्रक्रियाओं से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, जिससे वक्ष में अंतः वायुदाब कम हो जाता है। साथ ही साथ फेफड़ों के वायु कोष्ठकों यानी एल्वियोलाई में वायुमंडलीय दाब से 1 से 3 मिलीमीटर कम हो जाते हैं और बाहरी वायु तीव्र गति से नासाद्वार, नासामार्ग, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वसनिकाओं से होते हुए वायु कूपिका में चली जाती है। दूसरा प्रोसेस आप हेडिंग डालेंगे निःश्वसन यानी एक्सपायरेशन, और आप इसमें लिखेंगे निःश्वसन एक निश्चेष्ट यानी पैसिव प्रक्रिया है। इसमें डायाफ्राम से लगी आर्य पेशियों में शिथिलन होता है तथा अंतरापरशुक पेशी इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स में संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे डायाफ्राम, पसलियां तथा स्टर्नम अपनी सामान्य स्थिति में आ जाती हैं। अतः वक्ष गुहा को इंग्लिश में कहते हैं थोरैसिक कैविटी। आप लिख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, सभी का इंग्लिश जानना जरूरी होता है। वक्ष गुहा कई बार आया है, इसे हम कहते हैं थोरैसिक कैविटी। ठीक है, वक्ष गुहा क्या है? ये पूरा अंदर का हिस्सा क्या कहलाता है? वक्ष गुहा यानी थोरैसिक कैविटी। तो इसमें लिखेंगे अतः वक्ष गुहा यानी थोरैसिक कैविटी का आयतन घट जाता है, जिससे फेफड़ों पर दबाव पड़ता है और इसमें भरी वायु श्वसन मार्गों से होते हुए बाहर निकल जाती है। बस ये था आपका अंतःश्वसन और निःश्वसन के बारे में कि कैसे हम सांस को लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं, वायु को छोड़ते हैं। ये प्रक्रिया आपका भाग 3 के अंतर्गत ये बताई है। एक चीज़ पूछा जा सकता है कि हम जो सांस लेते हैं वो एक ऐच्छिक क्रिया है या अनैच्छिक क्रिया। देखिए 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उनको भी आप याद रखेंगे। एक होती है ऐच्छिक क्रिया यानी वॉलंटरी प्रोसेस या एक्शन, ऐच्छिक क्रिया यानी वॉलंटरी प्रोसेस। दूसरा होता है अनैच्छिक क्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इनवॉलंटरी प्रोसेस या एक्शन। हम कोई भी जो कार्य करते हैं, अगर हम उस कार्य पर, शरीर के किसी कार्य पर हमारा नियंत्रण होता है, तब हम उसे कहते हैं वो ऐच्छिक क्रिया है। जैसे हम हाथ को किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं, ये एक ऐच्छिक क्रिया है, हमारी इच्छा पर डिपेंड होता है। ठीक है, लेकिन वह कार्य जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, उसे हम अनैच्छिक क्रिया इनवॉलंटरी प्रोसेस कहते हैं। जैसे हृदय का धड़कना, हृदय के धड़कने को हम नहीं रोक सकते, किसी भी कीमत पर नहीं रोक सकते, तो वो क्या है? एक अनैच्छिक क्रिया है। आँखों के पलक जो होती हैं झपकती रहती हैं, उनको भी हम नहीं रोक सकते, वो क्या है? अनैच्छिक क्रिया। थोड़ी देर के लिए भले रोक सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रोक सकते, या बहुत टाइम के लिए नहीं रोक सकते। तो ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। उसी तरीके से हमें ये बताना है, जानना है कि ये जो श्वसन क्रिया है, सांस लेने की प्रक्रिया, ये ऐच्छिक क्रिया है या अनैच्छिक क्रिया, मतलब इसका नियंत्रण है कि नहीं। याद रखेंगे सामान्य श्वासोच्छ्वास यानी नॉर्मल ब्रीदिंग जो
अभी हम सामान्य रूप से सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये जो प्रक्रिया होती है वो अनैच्छिक क्रिया होती है, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। थोड़ी समय के लिए हम ज़बरदस्ती रोक तो सकते हैं, लेकिन वो ऐच्छिक क्रिया नहीं कहला सकती, क्योंकि यह स्वतः अपने आप होती रहती है और इस पर हमारा नियंत्रण ज़्यादा समय के लिए नहीं होता। इसीलिए जो सामान्य श्वासोच्छ्वास की क्रिया है, नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस है, वो एक अनैच्छिक क्रिया है। तो आप स्टार बना के नोट कर लीजिए कि सामान्य श्वासोच्छ्वास यानी नॉर्मल ब्रीदिंग एक अनैच्छिक क्रिया, इनवॉलंटरी प्रोसेस होता है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है या श्वसन की क्रिया करता है, या कह सकते हैं श्वासोच्छ्वास कितनी बार करता है? तो आप लिखेंगे मानव सामान्य मनुष्य प्रति मिनट 12 से 16 बार श्वासोच्छ्वास की क्रिया करता है, ब्रीदिंग करता है। बस ये था आज का टॉपिक भाग 3 के अंतर्गत, जिसमें आपने अंतःश्वसन और निःश्वसन के बारे में जाना। अब इससे कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स देने हैं, और इससे प्रीवियस पार्ट में क्वेश्चंस नहीं किए गए थे, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको पूछूंगा मैं, और उसके आंसर्स आपको जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में देना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है, अंतःश्वसन इंटरनल रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, अंतःश्वसन इंटरनल रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन, सी आकार के प्रभासी उपास्थि यानी हाइलन कार्टिलेज के बने 15 से 20 छल्ले कहाँ पर पाए जाते हैं? तीसरा क्वेश्चन, नासामार्ग के किस भाग में बाल पाए जाते हैं? चौथा क्वेश्चन, नासामार्ग के किस भाग में गंध की संवेदना विकसित होती है? पांचवा और आखिरी क्वेश्चन, श्वसन या श्वासोच्छ्वास, सामान्य श्वासोच्छ्वास एक ऐच्छिक क्रिया है या अनैच्छिक क्रिया? बस इसका आंसर्स आप जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में दीजिए। आगे के टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहें बायोलॉजी निधि चैनल के साथ। धन्यवाद।